मुझे ये देती है 18 से 20 का, हम्म। कभी 18.5, कभी 19, 19.5 ऐसा। फ्रस्ट्रेटिंग जो प्रॉब्लम मैं आजकल फेस कर रहा हूँ वो हाँ ये है कि मैं चला रहा हूँ कार कहीं और मैं ऐसे चलते हुए मस्ती में गियर शिफ्ट कर दिया मैंने, हाँ। वो पूरा जाता ही नहीं है, बीच में ही अटक जाता है गाड़ी, अटक जाता है। कैं करने लगती है, फिर मैं उसको पूरा करता हूँ फिनिश, जबकि मैंने उसको ऐसे कर दिया था पुश। जैसे मैं ब्रेकर पे किसी पे अगर बहुत स्लो ना लूँ तो पीछे से आवाज आती है खटपट, जो बॉडी शेल है वो कहीं ना कहीं आवाज कर रहा होता है, जैसे कि जो मिरर्स हैं वहां से हल्की हल्की आ रही होती है आवाज। ओके। इस पे मैं जाता हूँ 150 160 की स्पीड पे, ओके। उसमें गाड़ी स्टेबल रहती है, अच्छा 150 पे आप चलती है। गाड़ी चलाते हो ये वाली? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज हमारे पास में है टाटा टियागो सीएनजी और इसका एक ओनरशिप रिव्यू हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। अगर आप टाटा टियागो टिगोर लेने का सोच रहे हो और इसके कंपटीशन में जो गाड़ियां आती है उनके बारे में लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आप देख लो। तो आज हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर निखिल। कैसे हैं सर? बढ़िया यार। थैंक यू सो थैंक यू, मच, आपने समय निकाला थैंक यू अपनी फॉर गाड़ी का हैविंग मी। एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो निखिल जी, ऐसा क्या रहा कि आप टियागो के साथ गए, क्योंकि 9 लाख में बहुत सारी गाड़ियां आती है सीएनजी में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन सी गाड़ियां देख रहे थे आप? तो मेरे दो मेन रीजंस थे हाँ। टियागो के साथ जाने के। इस टियागो लेने से पहले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक काफी बड़ा, ओके। उसमें टोटल लॉस हो गया था मेरी फोर्ड एस्पायर का, ओके। जो कि डीजल थी। हम्म। तो डीजल थी तो मुझे माइलेज की तो थी ही आदत अच्छी की, हाँ। और उसका इंजन भी अच्छा था, बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी। हम्म। उसके बाद हमें चाहिए थी एक कार जो कि स्ट्रांग हो, हम्म। बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो उसकी, और माइलेज भी वो अच्छा निकाले। ठीक है। तो उस टाइम मैंने निसान की मैग्नाइट देखी, ओके। क्योंकि इस बजट में वो भी अच्छी वो भी कार अच्छी गाड़ी थी, है। वैल्यू फॉर मनी आता है हम्म। उसमें। लेकिन उसमें सीएनजी नहीं था, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे कंपनी फिटेड सीएनजी ही चाहिए था। मतलब आपको माइलेज चाहिए था? हाँ, माइलेज चाहिए था, और सीएनजी मुझे कंपनी फिटेड ही चाहिए था। मुझे ये ओके। चाहिए था कि मुझे, क्योंकि बाहर से कुछ भी कार में करवाना कभी पसंद नहीं रहा है, हाँ। इसीलिए मैंने टॉप मॉडल भी लिया। ठीक है। तो इसीलिए, और फिर दूसरे जो ऑप्शंस थे वो ये थे कि Hyundai की नियोज आती है, ग्रैंड हाँ। i10 नियोज आती है, या फिर सुजुकी में कोई कार ली स्विफ्ट जाए। भी आती है। हाँ, लेकिन क्योंकि रिसेंटली ही एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट ना भी हुआ होता तो भी बिल्ड क्वालिटी रिलायबिलिटी चाहिए ही होती है। ठीक है। और ये कार लेने का मेन पर्पस एक्चुअली मेरे लिए पर्सनल नहीं था। हम्म। मेरी मदर जो अपने जॉब पे जाती हैं, हाँ। उनको जाने आने जाने के लिए चाहिए थी। ओके। तो उसमें तो हम मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर नहीं सकते कर हैं, सकते बिकॉज हैं। ऑन अ डे टू डे बेसिस शी इज कम्यूटिंग, हम्म। राइट। तो इसीलिए फिर वी वेंट विद लाइक दिस टियागो। टियागो हम्म। आपको इसमें दो चीजें मिल गई, माइलेज हम्म। और आपका बिल्ड क्वालिटी। राइट राइट। माइलेज आई थिंक उतनी नहीं मिली जितनी शायद Hyundai या सुजुकी में मिले। उनके सीएनजी या उनके जो इंजन्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा रिफाइंड होते हैं। अगर बिल्कुल आप साइलेंट सीएनजी, और रिलायबल भी है। हाँ हाँ, अगर आप सीएनजी देखोगे Hyundai का या फिर सुजुकी का सीएनजी हम्म। देखोगे, तो उनके माइलेज, जैसे कि हमारे पास वैगनार भी है घर में, हाँ। उसका माइलेज इससे ज्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज्यादा है उसका अच्छा, माइलेज। इसके माइलेज की बात कर लेते हैं, हम्म। कितना माइलेज देती है सिटी में और कितना हाईवे पे? जैसे कि सिटी में हम्म। कहते हैं कि चलो नोएडा या दिल्ली में हाँ। मुझे ये देती है 18 से 20 का, हम्म। कभी 18.5, कभी 19, 19.5 ऐसा। हाईवे पे मुझे देती है ये 25-26 की रेंज से। अगर मान लो मैं ड्राइव कर रहा हूँ 100-150 पे, हम्म। तो आई थिंक 25 तक दे देगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं 80 की स्पीड पे, मैंने एक बार ड्राइव किया था हाँ। इसको, तो इसने अच्छा खासा 28-30 तक का माइलेज दिया है वो हाईवे पे। डिपेंड करता है ड्राइविंग और स्पीड के एग्जैक्टली ऊपर। exactly. आपको आरपीएम्स नहीं बढ़ाने हैं। ठीक अगर है। आप 2000 आरपीएम के अंडर ड्राइव कर रहे हो हम्म। तो माइलेज आपको अच्छा ही मिलेगा, जितना दे सकती हो। ओके। अगर आप 2500-3000 4000 पे जा रहे हो, फिर तो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है उसमें। बिल्कुल सही बात हाँ। है। इंजन की बात करें, देखिए मैं टाटा टिगोर ओनर हूँ। हम्म। मैंने अपनी गाड़ी चलाई है लगभग 80,000। हम्म। अब उसमें जो मैंने चीजें फेस की है, आपके पास भी टियागो है, हम्म। तो जो चीजें मैंने फेस की है मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके। तो हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो, आपके में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। इंजन की हम बात कर लेते हैं, हम्म। 3 सिलेंडर इंजन आता है इसमें हम्म। और पावर सीएनजी में थोड़ी कम है। तो क्या ये अंडर पावर है? इसमें अब देखिए 72 हॉर्स पावर है, हम्म। 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क है टॉर्क है। इसका। तो जब मुझे ये फिगर्स पता होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं होता हूँ जब मुझे कहीं पावर कम भी फील होती है। और हाँ। दूसरा, अगर मैं माइलेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी गाड़ी से, हाँ। तो कहीं ना कहीं तो कंपनी को कुछ तो करना ही होगा वो माइलेज जस्टिफाई करने के लिए, ओके। राइट। तो अंडर पावर्ड कभी कभी फील होती है। हम्म। मान लो मैं किसी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म। तो मुझे कम गियर डाल के आरपीएम्स बहुत बढ़ाने पड़ते हैं, उसके बाद ही कर पाती है। और आरपीएम जब आप बढ़ाते हो हम्म। तो इंजन लगता है कि हाँ उसके बस की नहीं है, आप खींच रहे हो, उसको खिंचवा रहे हो, वो हम्म। खींच रहा, कर रहा है कोशिश,
लेकिन उसके बस की नहीं है। मतलब अंडर पावर तो ये है। अंडर पावर्ड है, लेकिन इस साइज के हिसाब से, इस सेगमेंट के, इस प्राइस रेंज के हिसाब से आई वुड से, और सीएनजी होने के हिसाब से आई वुड से कि ठीक है। परफेक्ट कार। हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, जैसे कि टाटा ने, मेरी गाड़ी में क्या होता है कि वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है। जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करके सेल्फ स्टार्ट करता हूँ तो पूरी गाड़ी खनक जाती है। अच्छा, तो ऐसा होता है आपकी गाड़ी में? ऐसा अभी तो नहीं होता है, अभी नहीं बिकॉज होता। कह कितनी सकते चला हैं दी कि आपने कार? फेयरली न्यू है। अभी मैंने चला दिया है, 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। 25,000। हम्म, तो चलो, ये तो मेरी गाड़ी शायद हो सकता है कि 2021 मॉडल है, तो पुरानी भी हो चुकी है, चल भी ज्यादा चुकी है, इसी वजह से। वाइब्रेशंस कैसे हैं एसी पे चलने के बाद? गाड़ी की गियर नॉब वगैरह या डैशबोर्ड में वाइब्रेशन आती ये है? वाइब्रेशंस आते हैं। जैसे कि एक बार मेरा एक दोस्त आया था जो कि Hyundai यूज करता है, उसके पास ग्रैंड आई 10 है। ओके। तो उसने जब ड्राइव की तो उसने सबसे पहले ये चीज नोटिस की कि यार ये इसका गियर स्टिक हिलता है। मतलब वो गियर स्टिक जो गियर है नॉब वो ऐसा ऐसे 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 कुछ कर रहा था, हाँ, जैसे कांप रहा हो वो जाड़े करता में। है। हाँ, सर्दियों में कांप रहा हो, वो ऐसे कर रहा था। तो वो चीज मैंने तब नोटिस की जब उसने बोला। वो बोला कि नहीं, मेरी में तो कुछ भी नहीं हिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम, मोस्ट लाइक फ्रस्ट्रेटिंग जो प्रॉब्लम मैं आजकल फेस कर रहा हूँ, वो हाँ, ये है कि मैं चला रहा हूँ कार कहीं, और मैं ऐसे चलते हुए मस्ती में गियर शिफ्ट कर दिया मैंने, हाँ, वो पूरा जाता ही नहीं है, बीच में ही अटक जाता है अटक गाड़ी, जाता है। करने लगती है। फिर मैं उसको पूरा करता हूँ फिनिश, जबकि मैंने उसको ऐसे कर दिया था पुश। ओके। लेकिन इसके गियर को चाहिए कि भाई तुम यूं पूरा पूरा उसको यूं धकेलो करो, आगे, हाँ, ऐसे ना कर दो कि यूं जाओ भाई हुंडई गियर। की तरह डाल दिया हाँ बस। हाँ हाँ, नहीं, स्मूथली वो फ्लो होके नहीं जाएगा, ओके। उसको आप पूरा डालो। चला भी जाता है, लेकिन कई बार मेरे पास 10-15 बार ऐसा हुआ है कि वो ऐसे अटक गया बीच में और हैं कर रहा है, फिर मैंने क्लच दबा के फिर उसको आगे किया। तो इंटीरियर में तो कहें वाइब्रेशंस फील होते हैं। और हाँ, ये तो है, देखो टाटा जाना भी नहीं जाता है अपने फिट एंड फिनिश के लिए अभी तो। हाँ। आई होप कि फ्यूचर में जाना जाए, वो इसको फिक्स करे। लेकिन अभी तो कुछ जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं या जो कंफर्ट कन्वीनियंस वाली होती हैं, जो एक स्मूथनेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं सुजुकी या Hyundai के लेवल की नहीं गाड़ी होती है। में मतलब जैसा मैं फील करता हूँ ना, हम्म, आपकी बातों से मुझे लग रहा है हम्म, कि कहीं ना कहीं ड्राइनेस आपको फील होती है, होती है। इंजन को लेके, गियर, हम्म, और वैसे भी फिट एंड फिनिश को लेके भी। अभी होती है, जब गाड़ी बिल्कुल नई थी हाँ। उस टाइम नहीं होती थी। राइट। बाकी फिट एंड फिनिश को लेके कोई इशू आया आपको? फिट एंड फिनिश को लेके कोई इशू एज सच अभी तक नहीं आया है। हम्म। एक बार ऐसा हुआ था कि अ, जैसे कि हम जब गेट खोलते हैं तो वहां पे एक वो जा रही होती है, रबर जा रही होती रबर है। जा रही होती है, तो वही रबर निकल गई थी। ओके। फिर मैंने उसको टाटा के शोरूम में जब लगवाया, हम्म। मैं सर्विस अपनी रिसीव करने गया था कार को, तो वो निकली हुई मिली मुझे, ओके। ऐसे वो नीचे निकल रही थी। मैंने उनको बोला कि यार ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने उसको वहीं पे, जैसे DIY नहीं होता है कि गोंद वगैरह लेके, एडिशिव कुछ लगा के। गम लेके ऐसे उसको लगाया। तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा कि यार या तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए इसको ऐसा, हाँ। या फिर आपका फिक्स करने का तरीका जो है वो थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए कि आप उसको पूरा निकाल के पूरा फिक्स करो। ये आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं घर पे ही कुछ ठीक करने की जुगाड़ कोशिश कर रहा करने हूँ कि वाला। हाँ यार ये चिपका दो, निकल हाँ, गया तो क्या हुआ, निकल गया, चिपका देते हैं बस। हाँ, ऐसा। तो वही है, उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा, अब ये मुझे नहीं पता है कि ये मेरी ही कोई कमी है या इसमें गाड़ी में है। जैसे मैं ब्रेकर पे किसी पे अगर बहुत स्लो ना लूं तो पीछे से आवाज आती है खटपट, जैसे ये कि। परफेक्ट बात आपने हाँ, बोली। हाँ, ये आपके प्रोडक्ट में नहीं, सभी में दिक्कत है। जैसे आप मतलब आपको ब्रेकर नहीं दिखा, हाँ, आपकी गाड़ी निकल गई, हाँ, जब अगले टायर निकलेंगे तो आवाज नहीं नहीं आएगी। आएगी। पिछले में क्या लगता है, ऐसे लगता है कि सोकर से गाड़ी आगे टिकी राइट, है। राइट, ऐसा ही है ना? राइट। हाँ, ऐसा लगता है कि खटपट, अरे कुछ हिला। कुछ हिला। हाँ, तो मुझे लगता है शायद कुछ रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ रखा भी कुछ नहीं नहीं हुआ है। होता, वो मेरी गाड़ी में भी है। कुछ तो है, कुछ आवाज करता है, कुछ सामान जो है पीछे जो लूज जैसे है। आप खराब रास्तों पे जाते हो, कई बार हम्म, सड़क पे चलाओगे तो गाड़ी साइलेंट हम्म, रहती है, और अगर आप ऐसी कहीं जगह गए जहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता होता है हम्म। तो रैटलिंग नॉइस आती है गाड़ी में। रैटलिंग नॉइज तो नहीं आता है। बाहर की आवाजें अंदर। बाहर की आवाज हल्की हल्की अंदर आती है, लेकिन जो नॉइज है ना, जो बॉडी शेल है, वो कहीं ना कहीं आवाज कर रहा होता है। जैसे कि जो मिरर्स हैं वहां से हल्की हल्की आ रही होती है आवाज। ओके। मतलब ये जो ऊपर का बॉडी है, हाँ। हल्का हल्का ही आवाज कर रहा होता है। इनकी जो 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 फिक्स हो रखे हैं वहां से हल्की हल्की आवाज आ रही होती है। मतलब वही फिट एंड फिनिश का इशू ये है, इसे हम फिट एंड फिनिश ही बोल सकते हैं। कह सकते हैं, बट फिर ऐसा ही है कि जैसे कि Hyundai या सुजुकी हैं, उनकी कार्स मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं की हैं, तो मुझे एग्जैक्टली कंपैरिजन मेरे दिमाग में नहीं है कि उनमें कितना आता है या उनका कितना अच्छा होता है। तो एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए कंपेयर करने का, वो मेरे दिमाग में नहीं है, शायद आपको पता होगा। मैं तभी इतना बोल रहा हूँ हाँ। क्योंकि मैंने अपनी टिगोर का ओनरशिप ऑलरेडी शेयर किया हुआ है,
बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं कि आपने क्या बता दिया, मेरी गाड़ी ऐसी है। मेरी बातें सर की बातों से मैच कर रही है और अभी और बहुत सारी बातें भी मैच करेंगी, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था। रिसेंटली मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को लेके शोरूम पे सर्विस सेंटर पे जाने भी हम्म, वाला हूँ, और मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी है। हम्म, वो ये है कि ड्राइव करते हुए अचानक या रिवर्स करते हुए कभी कभी, हम्म, ये मेरे साथ लगभग 5-6 बार हो चुका है, कि जो ब्रेक है हम्म। वो जैम हो गया या क्या हुआ, वो दब ही नहीं रहा है। मतलब वो ऐसा हो गया जैसे कि पत्थर का बना हुआ है वो। अच्छा, वो ऐसा लगा फिक्स है प्लास्टिक। हाँ, ऐसा लगा कि वो मतलब जैम हो चुका है उस जगह पे, अब वो दब ही नहीं रहा है, प्रेस ही नहीं हो रहा है। ओके। मैं क्लच दबा रहा हूँ, गियर आगे पीछे कर रहा हूँ न्यूट्रल हाँ, करके कि बस वो खुल जाए भाई किसी हाँ। तरीके से। एक बार मैं बैक कर रहा था, पीछे गाड़ी थी मेरे। ओके। अब मैंने बैक तो कर दी गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी मेरी मूव कर रही है और वो हाँ, ब्रेक दब नहीं रहा है बिल्कुल। तो 2-3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद वो दब गया, कैसे भी करके रुक गई वो गाड़ी। ऐसा हो सकता है कि जो ब्रेक ऑयल का प्रेशर बनता है ना, हम्म। वो शायद कुछ उसमें इशू होगा। ऐसा मुझे लगा है हाँ, वो कई बार। आपको सर्विस सेंटर पे लेकिन दिखाना वो मुझे चाहिए। बहुत कंसर्निंग लगा है, क्योंकि अगर किसी इमरजेंसी की सिचुएशन इमरजेंसी में में ऐसा अगर वो हो हो जाए। जाता है और मैं ब्रेक ही ना मार पाऊँ, तो 2 या 3 सेकंड का टाइम बहुत लंबा होता है, टाइम हाँ। जब कुछ होने वाला होता है तो इसीलिए उसका मैं दिखाने वाला हूँ खैर। और लंबी दूरी पे गाड़ी कितनी ड्राइव की आपने लंबी सिंगल? दूरी मैंने 200 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव नहीं किया है इसको। तो मैंने ड्राइव की अगर यहीं मैं। जैसे कि नोएडा से राजस्थान में अपनी होम टाउन जाता हूँ, हम्म। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे होके जाता हूँ। ओके। तो उसमें 2 तरह के रास्ते आते हैं। पहला तो आता है ये एक्सप्रेस वे, हम्म। जो कि सीधा है। इस पे मैं जाता हूँ 150-160 की स्पीड पे। ओके। उसमें गाड़ी स्टेबल रहती है, अच्छा 150 पे आप चलती है। गाड़ी चलाते हुए वाली? हाँ, बहुत। इसकी टॉप स्पीड जो है 167 तक मैंने हाँ, निकाली है। मैंने भी अपनी देखी है, उतनी है। हाँ, सीएनजी पे भी 167 निकाल देती है ये। ओके। तो 150 तक चलाता हूँ। अब जैसे कि ये है, देखो वैगनार में हमारी जो है उसमें 1 लीटर का इंजन है, हम्म, इससे ज़्यादा माइलेज देती है। इससे ज़्यादा रिफाइंड भी इंजन है उसका, मेंटेनेंस भी कम है। हम्म। लेकिन जितना स्टेबल ये रहती है 150 पे, 160 पे भी स्टेबल रहती है ये, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जा रही है ना, हम्म। स्टेबल रहेगी। ऐसा नहीं करेगी कुछ औकात से निकल के चल रही है कि कुछ दिक्कत हो रही है। वैगनार को अगर मैं लेता हूँ 120 पे, तो वैगनार कांपने लगती है। वो टॉल बॉय डिजाइन है और स्टेबल नहीं है। वही वही बाकी वही, हाँ। जैसे आप बोल रहे हो ना, स्टेबिलिटी की बात, हम्म। ये सही है। और मैंने तो ये भी चीज नोटिस की अपने टिगोर में, हम्म। अगर सिंगल मैं ड्राइव कर रहा हूँ अकेला हम्म। बंदा, हम्म। तो मुझे उतना स्टेबल कार फील नहीं होती, लेकिन हम्म। जैसे 4 लोग बैठते हैं हम्म। उसके बाद ज्यादा जम के चलती है गाड़ी। राइट राइट राइट, क्योंकि फिर वो जो आई थिंक एक जो बैलेंस होता है ना कार का, वो हाँ, बन जाता है। एक जो जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं डिवाइड होता होगा। और डिजाइन की देखो बात करें, तो डिजाइन ये तो है कि जो एरोडायनेमिक्स हैं वो वैगनार के उतने अच्छे नहीं है उतने। जितना इसका है। वैगनार का थोड़ा वैसा है, समझो स्कॉर्पियो टाइप, मतलब बॉक्सी लुक है उसका। हाँ, ऊंची है, हाइट हाँ, ज्यादा है। क्योंकि वैगनार में उनको वो देनी होती है ना यूटिलिटी, कि भाई अच्छा स्पेस चाहिए, ये लो स्पेस ऊपर चाहिए, साइड में चाहिए, इधर बना देते हैं स्पेस। सब जगह। उनको मतलब ही नहीं, वैगनार का जो बायर है उसको मतलब नहीं डिजाइन से। सही बात वो है। जाता ही नहीं डिजाइन देखने। वो देख, वैगनार तो वही चीज, इसको स्पेस हाँ और हाँ, माइलेज चाहिए। एग्जैक्टली कि अरे हाँ मुझे 5 लोग बैठने हैं, माइलेज चाहिए सस्ते में, और गाड़ी स्पेस होना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए बैठते ही। बिल्कुल। बाहर से क्या दिख रही है हमको मतलब ही नहीं है। तो और उसके अलावा भी अगर डिजाइन की बात करें, तो मुझे इसकी डिजाइन कहीं ना कहीं, इसकी डिजाइन में जो शार्पनेस है हम्म। वो मुझे रिमाइंड कराती है जो पोलो की डिजाइन थी उसका। मतलब ओके। काफी डिफरेंट है उससे। हाँ। लेकिन जैसे कि आप ग्रैंड आई10 को देखो या स्विफ्ट को देखो और हम्म। इसको देखो, तो इन तीनों में इसकी जो डिजाइन है वो पोलो के ज्यादा करीब जाती है। एक जो शार्पनेस है इसकी डिजाइन में, हाँ, वो, सिंपल बोल्ड और। हाँ हाँ, सिंपल और बोल्ड और हम्म। थोड़ा स्लीक, थोड़ा एकदम वो मुझे पसंद है इसका। कुछ ज्यादा चटक मटक नहीं हाँ किया हाँ कि हाँ, ये वही लगा दिया वो लगा वही दिया, वही पोलो की तरह सिंपल सी वही गाड़ी है। वही। तो जो हैचबैक्स भी है ना, तो हम्म। उनमें ये क्यूट या फैंसी नहीं लगती है, थोड़ी क्लासी लगती है, थोड़ी सीरियस लगती है। ओके। वो चीज मुझे पसंद है, वो चाहिए था मुझे। बाकी ये गाड़ी में एक चीज खास और भी हम्म। है, जैसे मैं पेट्रोल में गियर में बात करूँ, हम्म। सीएनजी को तो मैंने ड्राइव नहीं किया। हम्म। पेट्रोल में हम इसे फन टू ड्राइव गाड़ी कह सकते हैं। बिल्कुल। आप छोटी सी जगह से निकाल लो हम्म। इसको, कहीं पे भी उछाल के ले जाओ। हम्म। सस्पेंशन बहुत कमाल के हैं इसके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अकेले आप चला रहे हो, 4 लोग, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। बाकी एक चीज आप मुझे बताइए, जब आप 200 किलोमीटर ड्राइव करते हो, हम्म। तो उस टाइम पे आपको एक्चुअल में क्या थकान होती है शोल्डर वगैरह में? क्योंकि इसकी सीट ना पतली है। जैसे मैं अपनी गाड़ी को चलाता हूँ 200 किलोमीटर, तो मेरे राइट शोल्डर में दर्द होता है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरा प्रोडक्ट तो नहीं, मेरे शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो। हम्म। आपको क्या ऐसा होता है? मुझे एज सच तो कोई इशू नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं चलाता हूँ 200 किलोमीटर, तो मैं कोई ब्रेक भी नहीं लेता हूँ। मैं यहाँ हम्म। से सीधा कर जाता हूँ, ओके। मुझे लगते हैं 3 घंटे। हम्म। मैं कोई ब्रेक नहीं लेता हूँ, और मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखा जाए, जैसे कि मैंने अभी तक वैगनार, वर्टस,
ये चलाई हैं कार्स, तो इसकी सीट मुझे उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है। और वो डिपेंड करता है आई थिंक कि किसकी बॉडी के हिसाब से क्या पोजीशन सही किस है, सीट के डिज़ाइन जो है वो उसको सपोर्ट अच्छे शूट से कर कर रही रहे है, हैं। सही हाँ, बात। तो इसकी सीट मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, वर्टस की सीट मुझे थोड़ी बड़ी लगती है अपने हिसाब से, तो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती है। वैगनआर तो उससे तो मैं ज़्यादा उम्मीद ही नहीं करता हूँ। एसी का परफॉर्मेंस कैसा है? एसी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसका। इतना खतरनाक है कि लोग जो है ये बोलते हैं कि अरे क्या मतलब कितने पे चल रहा है, क्या क्या कर रहा है। कम कर ले ऐसा? हाँ, कम कर ले। वो मैं उनको फिर मजाक करता हूँ कि भाई ये टाटा की गाड़ी है ना, और टाटा का वोल्टास भी है, तो इन्होंने वोल्टास का इसमें एसी लगाया हुआ है। एंड सर्विस की बात अपन करेंगे, हम्म। उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, लंबी हो जाएगी। सर्विस पे क्या कॉस्ट आई है इसकी? सर्विस की कॉस्ट देखिए एग्जैक्टली तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं वो किया है अभी तक, कोई हिसाब लगाया। हाँ। लेकिन ऑयल चेंज वगैरह एक दो बार जब हुआ है तो पूरा नहीं हुआ था अभी तक, क्योंकि 25 ही चली है। तो 2-3 हज़ार रुपये ही मैक्स कॉस्ट आई है, 2-3 से ज़्यादा अभी तक कॉस्ट तो नहीं आई है। और ये आपने अपना बताया, मैं हाँ। बताता हूँ। जब मेरी गाड़ी चली थी 35 के आसपास, 35-40 के आसपास, उस टाइम पे मेरी सर्विस कॉस्ट हुई थी 6,000, 5500 या 6,000 के बीच। लेकिन अभी जो सर्विस हुई है 78,000 पर, वो सर्विस कॉस्ट का बिल बिठाया था 14,500, लेकिन जो बिल पे किया है हमने, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा निकलवा दी। अब जो 80,000 पे सर्विस हुई है वो हुई है 10,500 में। तो आप उससे आइडिया लगा लेना कि जितनी पुरानी होती रहेगी तो दाम बढ़ते हम्म। रहेंगे, कॉस्ट कम होती रहेगी। ये ऐसा तो है, रहेगा ये तो है। टाटा में, और बहुत समय लगेगा। ये भी होता है कि आप उसमें जब आपको वो एस्टिमेट दे रहा है ना सर्विस का, हाँ, तो आप उसमें देखो कि क्या क्या है। हाँ, उनकी हाँ क्या में क्या हाँ है। मत करो। हाँ नहीं, क्योंकि उनका, खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी जगह पे ऐसा होता है, हम्म, बट यू हैव टू सी कि उसमें क्या क्या है। आप उनसे पूछो कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या पर्पज़ है, क्या ये हम्म, ज़रूरी है। हम्म, अगर ये ज़रूरी नहीं है तो आप इसको हटा दो, हम्म। या क्या आप इसको डिस्काउंट करके कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। सर्विस में डिस्काउंट्स मिलते हैं, आप थोड़ा बात मिलते करो। हैं, हाँ। बाकी प्रेशर नहीं है, वो हटा भी देते हैं आपके कहने हाँ, से, वो हटा देते और हैं। बताते भी एक्चुअल में कि इसकी इतनी खास जरूरत नहीं हम्म। है। हम्म। और जिसकी होती है उसको बोलते हैं कि सर ये करवाना ही पड़ेगा। हाँ, जो ज़रूरी होती है वो चीज़ बता देते हैं। सर्विस सेंटर का, जैसे टाटा का हम्म। बहुत ज्यादा बदनाम है। हम्म। आप टाटा के किसी भी ओनर से पूछो, बोल रहे हैं बदनामी सर्विस तो है। सेंटर। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए मेरा ये कहना है कि मैंने जब भी मैं टाटा के सर्विस सेंटर गया हूँ तो मैंने ये देखा है कि वो लोग ट्राई तो करते हैं, ट्राई हाँ, तो वो बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग चाहते नहीं है आपको अच्छी सर्विस देना। मेरे होम टाउन में नया शोरूम और सर्विस सेंटर खुले हैं, ठीक है, तो और वहाँ पे उतनी भीड़ भी नहीं होती है, तो उनका तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है। हालांकि नोएडा में जब मैं गया हम्म, तो वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। हम्म, जैसे कि मैं चाहे सर्विस के लिए गया, अपॉइंटमेंट लेके गया, हम्म। फिर भी मुझे वेट करना पड़ा। ओके, मेरा अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट टाइम आ चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगभग 30-40 मिनट वेट करना पड़ा, ओके। तब मुझे किसी ने अटेंड किया। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं स्टाफ का या तो जो स्ट्रेंथ है, जो नंबर है उनका, वो बढ़ाना चाहिए, हम्म। या फिर जो सर्विस सेंटर से उन पर थोड़ा लोड कम होना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे ना तो पिछले 2-3 या 3-4 साल में टाटा के सेल्स जो है बहुत स्काई रॉकेट बहुत की है। तेजी से। आप स्टॉक प्राइस भी देखो तो बहुत भयानक ग्रोथ किया है हम्म। उसने, क्योंकि टाटा का काफी मतलब टियागो टिगोर आने के बाद, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, ये सब आने के बाद, जैसे कि नेक्सॉन और ये पंच हाँ के आने के बाद ना हाँ हाँ पूरा हाँ हाँ गेम चेंज हो गया। हाँ, तो बहुत, और जैसे कि ईवी में भी आ गए, हाँ। तो इतने सारे व्हीकल्स इनके इतना ज्यादा डिमांड में आके बिकने लगे। तो आई थिंक वो जो लोड है टाटा को आदत नहीं रही है हम्म। संभालने की, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए ये इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ठीक है, जो सर्विस वगैरह जो हो जाती है उसके बाद आपको गाड़ी अच्छी खासी मिल जाती है। जैसे कि मेरे होम टाउन में तो उतनी भीड़ भी नहीं होती है, तो वहाँ पे तो आराम से ही हो जाता लेकिन है दिल्ली सब कुछ। एनसीआर में काफी ज्यादा। दिल्ली एनसीआर में, और अगर आप जैसे शाम को चले जाओ ना, 2-3 बजे चले जाओ हम्म, या 4 बजे डिलीवरी टाइम होता है, तब तो हम्म, आपको अटेंड ही नहीं कर पाएगा कोई। आपको, आप जाओ 9-10-11 बजे, ये एडवाइस करते हैं वो लोग, हम्म, और सही भी है, सेंस भी बनता है कि आप सुबह के टाइम आओ, भीड़ कम होती है। शाम तक या गाड़ी मिल भी जाएगी। एग्जैक्टली जैसे कि संडे को आप ना जाओ, तो आप अवॉइड करो हॉलीडेज को, पब्लिक हॉलीडेज को अवॉइड करो, बिजी रश आवर्स को अवॉइड करो, हम्म। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके। हम्म। बाकी सर दो सवाल हो रहे हैं हमारे। हम्म। इस गाड़ी में खरीदने के बाद सबसे पॉजिटिव आपको क्या लगा, जो सबसे पॉजिटिव है? सबसे पॉजिटिव लगा जो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मैं इस गाड़ी को लेकर निकलता हूँ, मुझे पता है कि ये हैवी है, हम्म, इसकी हैंडलिंग अच्छी है, ये ठीक है। टाटा है, ये मजबूत है। कोई आगे से कभी कुछ मुझे रिस्की मूवमेंट भी होता है ना रोड पे, हम्म। कि मान लो सामने वाला साइड में नहीं कर रहा है, वो ओवरटेक कर रहा है या मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं घबराता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ होना होगा तो फिर देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, क्या टाटा की गाड़ी है। क्या दिक्कत है, हाँ, क्या हाँ। दिक्कत है, देख लेंगे थोड़ा।
थोड़ा रगड़ा रगड़ी होगी कोई बात नहीं। ठीक है। और हैंडलिंग जो है वो बहुत अच्छी है, कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होता है कि गाड़ी बहुत लहरा ले रही है या झोंके ले रही है, इधर उधर मोड़ने वोड़ने में काफ़ी स्मूथली चलती है। तो यही चीज़ें मुझे पसंद है। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि मुझे कॉन्फिडेंस आता है इसमें कि ये एक अच्छी मजबूत गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, जो कि मुझे एक अच्छा माइलेज भी देती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है उसमें, अच्छा खासा माइलेज देती है। मतलब मारुति के मुकाबले में नहीं है, हाँ। लेकिन माइलेज कम भी नहीं है। राइट, राइट। क्योंकि मारुति के अब मैं कंपेयर करता ही नहीं, फिर मैं उससे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? या तो वो इस लेवल की क्वालिटी दें, तो मैं कंपेयर करूँ और फिर खरीदूँ भी उनकी गाड़ी को। ओके। राइट, लेकिन मैं कंपेयर करता ही नहीं हूँ कि कहीं न कहीं तो जैसे कि अब इसका वज़न ज़्यादा है, तो वज़न ज़्यादा है तो माइलेज तो कम होगा ही गाड़ी कम का। होगा। अच्छा, पॉजिटिव तो आपने तारीफें तो बहुत सारी कर दी टाटा मोटर्स की और गाड़ियों की। नेगेटिव क्या लगा कि मतलब ये बेहतर होना चाहिए था? नेगेटिव देखो यही है कि तो सर्विस वाला है ही। कहीं न कहीं जब हमारी सुजुकी में सर्विस होती है, तो बहुत सॉर्टेड सीन होता है। वहाँ पे कोई ना कोई तुरंत आपको पकड़ लेगा और तुरंत आपको सब कुछ ऐसे करवा के, और इतनी कम वम कॉस्ट आती है, आपको कोई उसमें डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं करवाना है, वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरा फिट एंड फिनिश वाली जो बात होती है, जैसे कि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब मैंने वो देखा ना, वो जो गेट रबर के निकली पीछे वो हुई रबर निकल गई थी, जब वो अब एक तो वो निकलनी नहीं चाहिए थी। और मैं निकल गई सर्विस थी, के उसका लिए लगाने का तरीका मैं कैजुअल सर्विस था। के लिए गाड़ी लेने आया हूँ और वो निकली पड़ी हुई है। आपने क्या वो देखी नहीं? हाँ, आपने वो देखी नहीं? आप सर्विस के लिए गाड़ी देने वाले हो, रेडी है किसी की गाड़ी, आपने वो क्या देखी नहीं कि ये क्या हो रखा है? सही बात है। हाँ, और उसके बाद आप उसको मेरे सामने ही ऐसे चिपका रहे हो, जैसे कि मैं ही चिपका लेता उसको घर सही जाके। बात है, मैकेनिक वाला काम हो जाता। हाँ, हाँ। या तो आप उसको रिप्लेस करो या जो भी है, वो हाँ, मुझे नहीं पता क्या है, वो क्यों है वो ऐसी, मुझे नहीं पता। बस मुझे देखनी नहीं वो ऐसी। मुझे अपनी गाड़ी अच्छी कंडीशन में देखनी है, ओके। अनलेस कि वो मैंने कुछ उसको किया हो, वो मैंने नहीं किया। हुँ, तो यही है फिट एंड फिनिश वाली बात है। और उसके अलावा जो आपने बात बोली वाइब्रेशंस वाली, जब गाड़ी नई थी तो हुँ, बहुत स्मूथ थी, बहुत साइलेंट थी, हुँ। कोई उसमें ऐसा नहीं था, बहुत स्मूथ थी। और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि हल्का हल्का जो वाइब्रेशन है वो फील होता है, जो नॉइज़ है इंजन का वो अंदर फील होता है करके आवाज़ आती है। आपकी गाड़ी भविष्य में वैसी होने वाली है। अभी आप मेरी गाड़ी में बैठ के गए थे ना, हम्म, हम्म, महसूस किया हम्म, अंतर लगा होगा बहुत ज़्यादा। हल्का हल्का किया मैंने अभी महसूस। आप स्टार्ट करना उसको हम्म, और फिर 50,000 रुपए से देखना वैसी हम्म। हो जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत देखते हैं नहीं। यार, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ना हो, ट्राई करेंगे नहीं, अच्छे हो से। जाएगी। टाटा हाँ। लोगों को नहीं सुधार रहा, अपने स्टाफ को। गाड़ियाँ इतनी अच्छी-अच्छी गुड लुकिंग और इंजन भी पावरफुल है। रिलायबल ना हो या ना हो, पावरफुल इंजन है। लेकिन सुधारना चाहिए। टाटा फैन बॉय अगर मैं 2 बात अभी बोलूँगा ना, कमेंट में जो उनके मुँह में आता है वो मुझे कमेंट करके भेज देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी गाड़ी चुननी है, सीएनजी का ओनरशिप आपने देखा और इससे भी बढ़िया तरीका और सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 9 लाख की गाड़ी का बजट बनाया और उसमें गाड़ी आ जाती है आपकी टियागो, स्विफ्ट, नियोस, एक्स्टर, पंच और आपकी फ्रोंक्स, ऐसी गाड़ी आती है। उस टाइम पे आप 2-3 गाड़ियाँ जो आपको पसंद है वो शॉर्टलिस्ट करके कोशिश करो गाड़ी आपके घर पे टेस्ट ड्राइव के लिए आ सके। एक जगह खड़ी करके देखो, तीनों को चला के देखो एक-एक करके, तो एक बेहतर डिसीजन ले पाओगे और फैमिली भी बता पाएगी अच्छे से कि कौन-सी गाड़ी बेस्ट लग रही है आपके परिवार के लिए। बाकी बिना टेस्ट ड्राइव के कोई गाड़ी ना खरीदें। जो-जो चीज़ें हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की, वो शोरूम पे जाने के बाद आप उस चीज़ को देखो। और अगर आपके पास में भी टाटा या फिर अदर कोई कार है और ओनरशिप एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अपना इंस्टाग्राम आईडी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही था मेरा एक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू निखिल मोहित, जी, थैंक आपने यू। टाइम निकाल बहुत के अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ऐसे कंटेंट आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वीडियो पसंद आई लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों।